दुनिया भर के बाजारों से आज है कमजोरी के संकेत। कल की शानदार रिकवरी के बाद और दमदार हफ्ते की शुरुआत के बाद आज दिखेगा दबाव। लेकिन कमजोर खुलने के बाद क्या कुछ और फिसलेंगे? निचले लेवल पर सपोर्ट लेंगे, रिकवरी आएगी या फिर रहेगी कमजोरी? आज का सेशन है बेहद अहमियत वाला। तो आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार। आज फिर दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं अनिल सिंह और मुंबई स्टूडियो में मैं हूं दीपांशु भंडारी। और एक्शन पैक दिन की है तैयारी सर। थोड़े सुस्त ग्लोबल संकेत आ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स फोकस रहेगा हमारे बाजारों पर पूरी तरह। बताएं आज के ट्रिगर्स आपको क्या कहने हैं? अमेरिका के बाजारों से कमजोरी के आते हुए दिख रहे हैं। खास तौर से नेस्डेक से कमजोरी के संकेत आते दिखे हैं। 2% नेस्डेक लुढ़का है। एसएनपी में भी काफी कमजोरी के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आया और डाउ भी लगभग 350 अंकों के नुकसान के साथ कारोबार करता हुआ दिखा है। वही हाल एशियाई बाजारों का भी आपको नजर आता हुआ दिखेगा। हालांकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 100-125 पॉइंट कमजोर जरूर थे, लेकिन उसके मुकाबले में कमजोरी कहीं ज्यादा होती दिखी। तो ये है पहला नेगेटिव। दूसरा नेगेटिव एक और देख लीजिए भारतीय बाजारों के। खास तौर से कच्चा तेल $81 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। 3 साल की ऊंचाइयों पर पहुंचता दिख रहा है कच्चा तेल। ये एक और नेगेटिव। और तीसरा, आज का बड़ा एक ब्लॉक डील होने की तैयारी और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में एक बड़ी ब्लॉक डील की आज तैयारी होती दिख रही है। फिनो पेमेंट्स बैंक के आईपीओ को सेबी की मंजूरी कल मिल चुकी है और कल ही ज़बरदस्त ने आपको बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि ये होने वाला है और कल देर शाम ये हो भी चुका। तो ये है आज के सारे ट्रिगर्स जिन पर आपको रखनी है नजर। जी बिल्कुल, तो भरपूर ट्रिगर्स आते हुए दिख रहे हैं और हमारे बाजारों पर इसका कैसा इंपैक्ट रहेगा सर, ये भी आपसे जानना है। पर एक बार ये जो कल की ग्लोबल सुस्ती आई है, इसी के साथ करते हैं शुरुआत। लग नहीं रहा था कि ऐसी गिरावट आएगी और स्पेशली जिस इंटेंसिटी से हुई। हालांकि एंड में थोड़ी रिकवरी भी डाउ पर आती हुई दिखी। सर कैसे देखें इसे? तो लग नहीं रहा तो गलत क्या है? उसमें नहीं लग रहा तो सही लग रहा था दीप आपको कि अगर कभी नहीं लगा कि ऐसे गिरेंगे। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये क्या क्या आपके ये सारे के सारे घंटों बंद हो जाएंगे? मतलब वो भी नहीं लगा ना। तो यही हाल है। मतलब टेक्नोलॉजी जब तक चलती रहे, जहाँ रुक जाए वहाँ रुक जाए। तो कल कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हुई। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि कॉन्फिडेंस लेवल देखो लोगों का, है ना। ऐसा मतलब व्हाट्सएप बंद हो गया, फेसबुक बंद हो गई, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा। तो मतलब ऐसा नहीं कि भरोसा करें कि कंपनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई होगी। सबसे पहले मतलब है ना, वो चेक करता है मेरा वाईफाई बराबर है, मेरा इंटरनेट बराबर है। मतलब दैट इज अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस ये कंपनियां एंजॉय करती है अपने कस्टमर्स का, कि उन्हें इतना भरोसा है कि कभी उनकी सर्विसेज रुकेंगी नहीं, थमेंगी नहीं। और ऐसा भरोसा जब कस्टमर्स का हो, यूजर्स का हो कि उनकी सर्विसेज कभी रुकेंगी नहीं, थमेंगी, और तब ऐसा होता है तो फिर जो रिएक्शन आता है वो कल आपने देखा अमेरिकी बाजारों में। टेक्नोलॉजी शेयरों की जो जमकर धुलाई हुई, उसमें एक बड़ा कारण सेंटिमेंट बिगाड़ने के लिहाज से ये रहा ही। दूसरा, फेसबुक के लिए और भी कारण थे, उन्हें जो जवाब वगैरह देने थे वो अपनी जगह है। लेकिन ठीक है, ओवरऑल देखिए रेंज बाउंड मार्केट है अमेरिका के। ऊपरी स्तरों पर किसी न किसी कारण से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। अब वो गिरने का कारण कोई भी हो और बढ़ने के भी कारण कोई भी हो सकते हैं। रेंज बाउंड मार्केट में ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग है, नीचे के लेवल पे फिर से खरीदारी है। और जब अच्छे नीचे के लेवल पर पहुंच जाएंगे तो जैसा हम शुक्रवार को बात कर रहे थे कि बाजार फिर से बाउंस करने को तैयार है, वो हुआ भी। ऊपर के लेवल पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना भी लाजमी है। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि नेस्डेक 2% क्यों गिरा दीप। मुझे इस बात की भी चिंता नहीं कि 350 पॉइंट डाउ क्यों गिरा, क्योंकि उनके अपने कारणों की वजह से वो गिरे हैं। कोई उसमें ज़्यादा इकोनॉमिक रीजंस की ज़्यादा योगदान नहीं है। मुझे चिंता दूसरी बात की है और वो है कच्चा तेल। $81 के ऊपर 3 साल की ऊंचाइयों पर। ये न हमारे लिए ठीक है न ग्लोबल इन्फ्लेशन के लिए, क्योंकि ये महंगाई बढ़ाने का काम दुनिया भर में करेगा। और दुनिया भर में अगर महंगाई बढ़ेगी तो फिर ब्याज दरें आप ज़्यादा लंबे समय तक नीचे रख नहीं सकते। ये अमेरिका में भी प्रेशर बनेगा और बाकी सब देशों में भी। सो कच्चे तेल के बढ़ते हुए दाम, और वापस से आप देखिए आयरन और फिर से उछाल मारने लगा है, स्टील के दाम फिर से बढ़ने लगे। तो कमोडिटीज़ के दाम जो पीछे गिरे थे, तेजी से गिरे थे, वो अब फिर से हफ्ते भर में वापस ऊपर चढ़ने लगे। तो कमोडिटीज़ का जो इन्फ्लेशन है, मुझे लगता है वो ग्लोबल मार्केट्स के लिए बड़ी चिंता है। स्पेशली हमारे लिए भी कच्चा तेल $81 के पार निकला है। अब इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है। अगर कच्चा तेल $81 के पार निकला तो इसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ अगर आप देखना, सुनना, समझना चाहें तो दीप, वो ये है। देखिए हुआ क्या है, कच्चा तेल क्यों बढ़ा है? जबकि ओपेक ने प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला लिया है। हर महीने $4 लाख से वो अपना 4 लाख बैरल से ज़्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जो उन्होंने डिसाइड किया है।
उम्मीद ये थी कि थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी दिख रही है, डिमांड आ रही है। दुनिया भर में एनर्जी की कमी है, जो भी सोर्सेज है एनर्जी सप्लाई करने वाले उनकी कमी है। नेचुरल गैस के दाम बढ़ रहे हैं, कोयले के दाम बढ़ रहे हैं, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उस लिहाज से शायद वो प्रोडक्शन थोड़े और बढ़ा सकते थे, वो नहीं बढ़ाया। तो एक तरह से अगर आप देखें, कच्चे तेल के दाम इकोनॉमिक रीजन से बढ़ रहे हैं, न कि जियोपॉलिटिकल रीजन से। जियोपॉलिटिकल रीजन का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी वजह से प्रोडक्शन कम हो जाए, बंद हो जाए, तो वो टेम्परेरी बढ़ते दाम, क्योंकि उसका मतलब ये है कि आगे पीछे वापस प्रोडक्शन तो शुरू होगा। समझिए दो देश लड़ चुके हैं, या कहीं स्वेज नहर में कोई फंस आ गया जहाज और वहाँ पे सब यातायात ठप हो गया, या फिर कहीं कोई तूफान आ गया उसकी वजह से प्रोडक्शन ठप हो गया। इस तरह की जो घटनाएं होती है वो टेम्परेरी होती है। लेकिन जिस वजह से कच्चा तेल बढ़ा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि कच्चे तेल की डिमांड बढ़ रही है दुनिया भर में, क्योंकि इकोनॉमी में रिकवरी देखने को मिल रही है दुनिया भर में। तो जब इस तरह की वजह से कच्चा तेल बढ़े ना, तो वो सस्टेनेबल होता है, वो टिकाऊ होती है तेजी। और ये डर की भी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है, लेकिन साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक तरह से खुशी की बात है, और वो ये कि इसका मतलब पूरी दुनिया में रिकवरी के संकेत आते दिख रहे हैं। और अगर रिकवरी के संकेत हैं और उसकी वजह से कच्चा तेल बढ़ रहा है, तो वाह भाई, कहना ही क्या। तो दोनों तरह से आप देख सकते हैं इकोनॉमिक एक्शन जो भी होता है। इकोनॉमी के सारे आंकड़ों की और सारे रुझानों की सबसे बड़ी खासियत यही दीप कि आप इसे जिस तरह से देखना चाहें वैसे देख सकते हैं। अच्छा देखना चाहें तो आप कहेंगे देखिए भाई डिमांड बढ़ रही, इकोनॉमी रिकवर होगी, और खराब देखना चाहें तो आपको ये लगेगा अरे कच्चा तेल हमारा बिल खराब करेगा, इंपोर्ट बिल बढ़ाएगा, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ाएगा। सो आज मार्केट का मूड थोड़ा कमजोरी वाला है, सो हम उस तरफ जाएंगे कि अच्छा कच्चे तेल से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। हो सकता है 2 दिन बाद इकोनॉमिक रिकवरी के आंकड़े आपको पसंद आते हुए दिखे, तो ठीक है, जो है जैसा है उसे उसी तरह से लें, बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं। जी बिल्कुल सर, ये आपने सही बात कही कि बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, और आपके बात करते करते थोड़ी रिकवरी एसजीएक्स निफ्टी में भी आई है, वापस 17,600 के करीब आने की कोशिश कर रहा है। और यही मेरा फॉलो ऑन सवाल था सर, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं और आपने भी ये ट्रेंड हाईलाइट किया है, जब मजबूती होती है तो हमारे बाजारों में दमदार मजबूती रहती है, और जब ग्लोबल मार्केट्स गिरते हैं तो हमारे बाजार उस पर उतना रिएक्ट नहीं करते हैं, बल्कि हमने कई बार देखा है कि कमजोर शुरुआत के बाद ऐसे दिनों में एंड तक रिकवरी भी आ जाती है। तो हमारे बाजार ज्यादा चिंता नहीं लें। आज देखिए नैस्डैक फ्यूचर्स भी अब पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं सर, डाउ फ्यूचर्स में करीब 50 अंकों की रिकवरी है। दीप, देखिए ये बाजार कैसा है, न बहुत ऑप्टिमिस्टिक होने का है, न बहुत पेसिमिस्टिक होने का है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब बड़ा ही मतलब है आशावादी कि अरे सब कुछ ठीक, हरे में बंद हो जाएंगे, बहुत बढ़िया, क्या फ़र्क पड़ता है। और बहुत ऐसा कि अरे 2% नैस्डैक गया, डाउ 350 पॉइंट, हम तो इतना सोच नहीं रहे थे, फिर फ्यूचर्स भी खराब है, आज तो गया। मतलब ये भी नहीं सोचना, रियलिस्टिक रहे, सिंपल। न बड़ी तेजी होनी है, बड़ी मंदी होनी है, यही फंसे रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं हम, ठीक है ना। सो मैं इतना उत्साहित भी नहीं हूं कि ऊपर बंद हो जाए तो बहुत बढ़िया, आई एम हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं। और ना हो तब भी कोई ऐसी खास समस्या वाली बात है नहीं दीप। तो मेरा ये समझना है कि जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है वो ठीक है, कोई बुरा नहीं है। उसके 2-3 कारण हैं जो हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल ट्रेडिंग रेंज में हम फंसे हुए हैं, और ट्रेडिंग रेंज का निचला सिरा है इस वक्त 17,450, 17,500। इस रेंज के आसपास आते ही आपको खरीदारी आती दिखेगी। 17,700, 750 पहला छोटा लेवल है जिसकी कल हम बात कर रहे थे। एग्जैक्टली आप कल खूबसूरती देखिए बाजार की, एग्जैक्टली 17,750 से घूमा है। सो ये परफेक्ट बाजार है ट्रेडर्स के लिए। अब इसमें कोई डाउट नहीं कि ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे कॉन्ट्रा कॉल लेना होता है, कल लेना भी चाहिए था, बट मैं दूसरों की बात क्यों कहूं। कल मैं खुद कॉन्फिडेंट था कि आप अपना एक पुट ऑप्शन 17,500 का ले लीजिए और होल्ड करिए लॉन्ग पोजीशन को, या लॉन्ग पोजीशन लेकर भी जा सकते। कल जिस तरह की क्लोजिंग मिल रही थी अच्छा लग रहा था, लेकिन कभी कभी इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन आपके पास पुट ऑप्शन है, हेजिंग है, तो आप भले डाउ 2%, नैस्डैक 2% नीचे गिराओ, डाउ 1% नीचे गिराओ, आपको तनाव नहीं है, टेंशन नहीं है। सो मेरा ये समझना है कि रेंज बाउंड मार्केट है, न बहुत गिरने वाला है न बहुत बढ़ने वाला। और इसीलिए आज की जो शुरुआत में जो मैंने पहली लाइन लिखी, इससे पहले मैं आपको संकेत बताऊंगा, उससे पहले आज की पहली लाइन से शुरुआत करता हूं। और मुझे ये लाइन मैंने बना के परमानेंट रखी हुई दीप अपने पास, जब जब भी मुझे लगता है किसी का कॉन्फिडेंस हिल सकता है मैं ये लाइन चला देता हूँ। 17,275, 17,350, जब तक निफ्टी इस लेवल के नीचे बंद ना हो, चाहे मैं भी बोल दूं मंदी है तो आप मानिएगा मत, सिंपल। चाहे कोई भी बोल दे मंदी है, मानिएगा मत। अपने एक परफेक्ट लेवल अपने हाथ में है 17,275, 17,350।
ये रेंज जब तक होल्ड कर रहा है क्लोजिंग बेसिस पर, इंट्राडे में कभी कभार इधर उधर हो जाए पता नहीं, तब तक अब अगर आप 17,700 पे बंद हुए हैं और 17,275 यानी कि लगभग 400 पॉइंट, अगर 400 पॉइंट की वॉलेटिलिटी झेलने की आपकी ताकत नहीं है तो फिर आप गलत प्रोफेशन में हैं, तो फिर आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। 300-400 पॉइंट की वॉलेटिलिटी, 500 पॉइंट की वॉलेटिलिटी निफ्टी में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ओवरनाइट कभी भी हो सकती है। इसकी आपकी तैयारी होनी ही चाहिए हेजिंग के लिहाज से। लेकिन एक सेंटेंस याद कर रख लीजिए, जब तक इसके ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक आपका ट्रेंड पॉजिटिव ही है। जिस दिन इसके नीचे बंद होंगे तब भी ट्रेंड नेगेटिव नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा। ठीक उसी तरह से गाड़ी फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड गियर में आगे चलती है। जब आपको रिवर्स लेना होता है तो आप पहले न्यूट्रल करते हैं, रोकते हैं, फिर रिवर्स गियर लगाते हैं। वैसे अभी हम आगे वाले गियर में चल रहे हैं, हो सकता है फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर में चल रहे हो, लेकिन अब आपको नेचुरली पहले न्यूट्रल होना पड़ेगा। और न्यूट्रल तब होगा बाजार जब 17,275, 17,350 की रेंज को क्लोजिंग बेसिस पे नीचे की तरफ तोड़े तो न्यूट्रल होंगे। बस सिंपल। जी बढ़िया है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। अभी तो भारतीय बाजार के लिए ट्रेंड, सेंटिमेंट सब पॉजिटिव ही चल रहा है। ट्रेंड भी तब बदलेगा जब ये इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे आप निफ्टी को जाते हुए देखें। अभी तो बहुत डिस्टेंस बाकी है और देखिए 17,600 एसजीएक्स ने रिक्लेम भी कर दिया। थोड़ी थोड़ी रिकवरी इस समय आपको ग्लोबल बाजारों में आती हुई दिख रही है। दबाव है बट निचले स्तरों से रिकवरी भी है। बताएं सर फिर संकेत कैसे देखें आज के सेटअप के लिए? संकेत, ग्लोबल संकेत तो नेगेटिव रखने ही पड़ेंगे भाई, क्या करें, जरूरी है। एफआईज और घरेलू फंड्स के संकेत डीप न्यूट्रल साइड में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एफएनओ के संकेत में न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड में था। मैं एक्चुअली ऑनेस्टली पॉजिटिव लिखना चाहता था, पता नहीं मतलब क्यों मैंने न्यूट्रल लिखना मुझे पॉजिटिव चाहिए था, बट अब लिखते वक्त जो भावनाएं आ गई तो न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पे, सेंटिमेंट कोशिश से हल्के न्यूट्रल साइड पर है। सो मतलब एग्जैक्टली कई बार क्या होता है ना, वो यू कांट बी वाइट और यू कांट बी ब्लैक, कभी कभी ग्रे वाला भी मामला होता है। तो इन संकेतों में कभी कभी वो बीच वाला भी मामला होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ट्रेंड आपके लिए जो सबसे काम की चीज है वो है ट्रेंड, और वो पॉजिटिव है। सो 3 न्यूट्रल, 1 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, 1 कॉशियस, ये आपके लिए आज के संकेत। लाइन पहले बताई दी मैंने आपको, ट्रेंड कब बदलेगा आपने नोट कर ही लिया। नोट किया, अब तो मैंने रट्टा मरवा के याद ही करवा दिया सबको कि जब तक 17,275, 17,350 क्लोजिंग बेसिस पर न तोड़े, किसी से डरने घबराने की जरूरत है नहीं। आइए, सपोर्ट 17,500, 17,525 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट है। इस रेंज के आसपास खुलेगा तो यहां रुकना चाहिए, और अगर इस रेंज को हम तोड़ते हैं तो नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आएगा वो है 17,375, 17,450। इस रेंज में भरपूर खरीदारी बनती हुई नजर आएगी। ऊपर कितना जा सकते हैं? 17,700, 750 कल ही की रेंज है। यही रेंज आज भी ऊपर का काम करेगी। संभावना तो कम है कि गैप से नीचे खुलने के बाद इसे पार करें। फिर भी एक और हाई रेंज है 17,800, 850। अगर यहां पर आता है तो बिना किसी के इन्विटेशन का इंतजार करें, प्रॉफिट बुकिंग भी कर लीजिए। और आप मतलब क्या कहना चाहिए, मजबूत ट्रेडर है, कॉन्ट्रा ट्रेड करना जानते हैं, आराम से 17,800, 850 की रेंज में शॉर्ट भी जरूर करें। अगर वहां आता है तो आज आएगा, नहीं आएगा पता नहीं, कल परसों जब भी आए वहां पर शॉर्ट करने की भी राय होगी। तो दोनों तरफ के ट्रेड आपके लिए बनेंगे। बैंक निफ्टी 37,175, 37,300, ये दिन की सपोर्ट जोन है। इसके आसपास खुलेंगे तो यहां रुककर वक्त बिताएंगे। वैसे इसके नीचे जाने की संभावना कम है, कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी मजबूत दिख रहा है। फिर भी जो 2 दिन पहले हमने लोज बनाए वही अगला मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, वो है 36,850। अगली रेंज जो होगी खरीदारी की 36,850, 37,000। इस रेंज में आए तो बिना किसी के इन्विटेशन का इंतजार कीजिए, खरीद लीजिएगा बैंक निफ्टी। ऊपर 37,575, 37,675, ये कल की रेंज है जहां बंद हुए हैं और जहां कल का हाई है। इसके पार निकले 37,775, 37,825, 100% परफेक्ट शॉर्ट भी है, प्रॉफिट बुकिंग भी, बेचने की राय भी। वहां पर ये रेंज पे ध्यान रखिएगा। जी दीप, क्लियर है सर। तो ये तो है आपके सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको रखनी है नजर। दिन की ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी सर आज के लिए? 17,500, 17,700 दिन की छोटी रेंज, 17,450, 17,750, 17,325, 75, 17,800। तो ज़्यादा संभावना है कि छोटी रेंज से काम चला लें। फिर भी आमतौर पर मैं मीडियम रेंज कहता हूं, आज ऐसा लगता है ज़्यादा संभावना है छोटी रेंज से काम चल जाए। मीडियम रेंज के तौर पर 17,450, 17,750, इसके पार निकलने की संभावना नहीं के बराबर। बैंक निफ्टी
37,250, 37,575 छोटी रेंज, 37,075, 37,675 मीडियम रेंज, 36,850 और 37,775। थोड़ा लिखने में आपको दिक्कत होगी, लेवल से ऐसे ही आ रहे 575, 650। मैं आसान तरीका बताता हूँ, ऊपर की रेंज बड़ा आसान से आप लिख सकते हैं, 37,575, 37,675 और 37,775, 100 पॉइंट ऊपर की। अब नीचे के जो लेवल है वो अलग से देख लीजिए, 37,250, 37,075 और 36,850। ये लेवल है दीप, जिस पर आपको करना है फोकस। FIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 2% घटी है, 58 से 56%, कोई खास दिक्कत नहीं, परफेक्ट। पुट कॉल रेशियो अब भी ओवरसोल्ड लेवल पर है 1.08, नो डाउट 10 बेसिस पॉइंट बढ़कर आया 0.98 से। लेकिन दीप यहां पर एक चीज कहना चाहता हूं, जिस तरह की कल मजबूती दिखी है बाजार में, 160 पॉइंट आप निफ्टी पे बढ़े हैं, 350 पॉइंट बैंक निफ्टी पे बढ़े हैं, उस लिहाज से पुट कॉल रेशियो कुछ बढ़कर आया नहीं, उस लिहाज से आप अब भी ओवरसोल्ड हैं, ओवरसोल्ड लेवल के बेहद नजदीक है। और ऐसे में लोअर लेवल से शॉर्ट कवरिंग आने की अगर आप उम्मीद रखते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं रखते। तो आप जो कह रहे थे कि आज क्या हम नीचे से रिकवर होकर हरे निशान में आ सकते हैं, और अगर इस सवाल का जवाब कहीं से मिलेगा आपको तो सिर्फ और सिर्फ इस पुट कॉल रेशियो से मिलेगा जो ओवरसोल्ड है। रिकवरी पक्की आएगी, कितनी आएगी, किस लेवल से आएगी और कहां तक आएगी, मतलब एक तो किस लेवल से हम घूमेंगे, 17,500 से घूमेंगे, 550 से घूमेंगे या 450 से घूमेंगे, तो कितना घूमेंगे, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, और वो टिकेगा कितना। इन तीनों सवालों के जवाब के लिए 9:08 से 3:30 बजे तक रहिए जी बिजनेस के साथ। बिल्कुल सर, हमारे दर्शक तो सुबह 7 बजे से ही हमारे साथ हैं, बट ऑफ कोर्स जैसा आप बता रहे हैं, कल भी परफेक्टली बाजार ने सारे के सारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, और आज भी देखिए पीसीआर से बड़ा सपोर्ट आ सकता है निचले स्तरों से। आप बताएं सर, फिर मौजूदा पोजीशंस हैं किसी की, तो आज क्या रखना है ध्यान में? ओके, तो अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशंस हैं तो ये पोजीशंस में आपको स्टॉप लॉस रखना है 17,500 का, ठीक है। इंट्राडे भी और क्लोजिंग। दीप, आज थोड़ा स्टॉप लॉसेस निकालने में मुझे मुश्किल आई, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। जो स्टॉप लॉसेस मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि क्या रखना चाहिए, क्योंकि जो स्टॉप लॉस निकल कर आ रहे हैं ना, वो बहुत दूर के आ रहे हैं। अब एक्चुअल स्टॉप लॉस बनता है 17,450 का इंट्राडे बेसिस पे और 17,425 का क्लोजिंग बेसिस पे। अब 17,700 पे बंद हुए, 350 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस कैसे दूं? फिर भी मैंने 17,500 का दिया है लॉन्ग साइड पर स्टॉप लॉस। आपका 17,500 का बनेगा, ये स्टॉप लॉस ध्यान में रखें इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। और बैंक निफ्टी पे भी 36,850 निकल कर आता है, लेकिन उसके बजाय फिर मैंने 37,000 का दिया है, थोड़ा ज़्यादा दूर देने के बजाय। ये भी वैसे कोई नज़दीक नहीं है, 600 पॉइंट दूर है, लेकिन फिर भी आप 37,000 का रख सकते हैं स्टॉप लॉस। ओके, अब आइए शॉर्ट साइड पर 17,750 कल का हाई पार करे और इसके ऊपर बंद हो तो शॉर्ट काट लीजिए, ये आपके लिए 17,750 का स्टॉप लॉस होगा। और बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 37,600 का बनेगा, कल का हाई पार करे और कल की क्लोजिंग पर के ऊपर निकले तो फिर वहां पर आप स्टॉप लॉस लगाकर निकल जाए। जी दी, क्लियर है। तो ये है आपके लिए जहां तक शॉर्ट पोजीशंस हैं या लॉन्ग पोजीशंस हैं, मौजूदा स्टॉप लॉसेस क्या आपको रखने हैं पोजीशंस पर। नई पोजीशंस फिर कैसे बनाए सर? अगर थोड़ा गैप डाउन भी होता है तो क्या करना चाहिए? निफ्टी एक बार बेच सकते हैं 17,750 कल के हाइस के स्टॉप लॉस के साथ में, वहां पर शॉर्ट करें 17,575, 550 दो छोटे टारगेट, उसके बाद 17,500 मीडियम टारगेट, बड़े टारगेट 17,450, 400 जो कि आने वाले हैं नहीं। जो लोग खरीदना चाहते हैं, खरीदने के लिए अच्छी जगह जो है वो है 17,450 से लेकर 17,525 की रेंज। हालांकि अभी नहीं दिख रहा था, लेकिन कुछ समय पहले तक तो आपको लग रहा था कि 17,500, 525 तक आ सकता है। इस रेंज का इंतजार करें, 17,550 के नीचे से खरीदने का मूड बनाएं, इस रेंज में आए टुकड़ों में धीरे धीरे खरीदें। स्टॉप लॉस 17,375 का लगाइएगा, ऊपर में टारगेट जो बनेंगे 17,575, 600, 700 और 750, ये 4 टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। अब आइए बैंक निफ्टी, शॉर्ट करें आप कल के हाइस के ऊपर 37,600, माफ कीजिएगा, कल स्टॉप लॉस का चेंज करना होगा, 37,700 करिए, जो शॉर्ट करने की राय है। 37,700 का स्टॉप लॉस होगा बैंक निफ्टी पर। टारगेट जो बनेंगे 37,325, 37,250, दो छोटे टारगेट, 37,175, 37,075, दो मीडियम टारगेट, 36,925, 36,850, ये दो बड़े टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में करनी है बिक वाली। अब जो लोग खरीदना चाहते हैं, कहाँ खरीदें,
एक अच्छी जगह तो 37,100 से 37,300 के बीच में बनती है, दूसरी अच्छी जगह बनती है 36,850 के आसपास। तो हम इन दोनों का बैलेंस बनाकर 36,850 से लेकर 37,075 इस रेंज में बैंक निफ्टी खरीदेंगे। तो अगर आप मल्टीपल लॉट्स खरीद रहे हैं, एक शुरुआत कर सकते हैं 37,075 पर, और एक कर सकते हैं 36,950 पर, तीसरा कर सकते हैं 36,850 पर। तो आप कितना खरीद रहे हैं उस हिसाब से, और ग्लोबल मार्केट्स के मूड माहौल को देखते हुए, जैसे मूड माहौल से मेरा मतलब है, अब आप देखिए डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में आ गए जो लाल में थे, उसको देखते हुए आपको अंदाज लगाना है कि आपको एंट्री कहाँ करनी है। ठीक है, 36,850 37,075 में खरीदना है। 36,700 आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। ऊपर के टारगेट 37,725 माफ कीजिएगा 37,225, 37,300, 37,400, 575 और 675, ये सारे टारगेट है जिनके लिए आपको खरीदारी करनी है। जी दीप। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और किस तरह से आपको बनानी है आज नई पोजीशंस। और जो हम बात कर ही रहे थे सर, देखिए ग्लोबल मार्केट्स रिकवर भी होने के संकेत दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 17,600 के ऊपर होल्ड कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहे हैं। आज सुबह 100-125 अंक नीचे थे जब हमने बाजार में एक्शन देखते हुए देखा था, और नास्डैक फ्यूचर्स भी अब करीब 0.5% ऊपर आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ी रिकवरी है ग्लोबल मार्केट्स में सर, और आप भी यही बात कह रहे थे। अच्छा, अब डेटा समझाइए सर, जो कल हमने बनते हुए देखा है। कैश में अच्छी खरीदारी है एफआईएस की तरफ से, पर स्टॉक फ्यूचर्स में अभी भी हल्की बिकवाली है। हालांकि जो हमने 700 करोड़ की बिकवाली पहले दिन देखी थी, उस हिसाब से तो थोड़ी बहुत ही कम हुई है। कैसे देखें सर फंड एक्शन को? फंड एक्शन देखो दीप, ऐसे देखोगे तो अच्छा ही है कि 861 करोड़ की खरीदारी है। सामने 11 करोड़ के इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, यानी कि 850 करोड़ का खरीदा है, और इंडेक्स में 737 करोड़ की बिकवाली है। लेकिन ऐसे डेटा अच्छे तो नहीं है। क्यों अच्छे नहीं है? 150 पॉइंट निफ्टी आपका बढ़कर बंदा है, 350 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी बढ़े, फिर भी आप खरीदे ना। तो कुल मिलाकर जो खरीदारी और बिकवाली की जो कमान संभाली हुई है, वो तीसरी महाशक्ति के हाथ में, रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि डोमेस्टिक फंड्स ने भी कुछ खास किया नहीं है। मुश्किल से 228 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा उनका आया है। सो मेरा ये समझना है दीप कि ठीक है, डेटा न्यूट्रल है, न कोई बहुत 6,000 करोड़ के आसपास के ऑप्शंस जरूर खरीदे हैं एफआई ने दम लगाकर। तो ऑप्शन खरीदने के पीछे सिर्फ ये है कि सीरीज की शुरुआत में हेजिंग करने के लिहाज से, यानी कि एफआई बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है इस वक्त बाजार के डायरेक्शन को लेकर के, बड़ी तेजी या बड़ी मंदी होगी या नहीं, तो प्रोटेक्शन के तौर पर आप सिर्फ एक बार ऑप्शन खरीद कर छोड़ दें, ये उनका इरादा है। ये डेटा में साफ नजर आ रहा है। जी दीप। क्लियर है। तो ये तो रहे आपके लिए फंड एक्शन की बात। अब आते हैं वायदा कारोबार के लेवल सर, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे आज? 17,600 सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप खुलते हुए देख रहे हैं एसजेक्स निफ्टी को। क्यों? 36 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, हाईएस्ट है। 23 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। ठीक है, 17,600 के नीचे कमजोरी फील करना शुरू करें। जब तक 17,600 को आप होल्ड कर रहे हैं, तब तक कोई खास कमजोर नहीं है। 100 पॉइंट 90 पॉइंट गिर भी जाए, चिंता की बात नहीं। 17,700 इसके ऊपर निकल कर टिकेंगे तो ही मजबूती का पहला संकेत आता दिखेगा, और वो ये 17,700 पर बड़ा कश्मकश वाला मामला है। 17,700 के पुट पर 34 लाख शेयर हैं, और 17,700 के कॉल्स पर 47 लाख शेयर। अब दिक्कत क्या है दीप? दिक्कत यह है कि कल जिन लोगों ने 17,700 का पुट खरीदा है, वो भरपूर 26 लाख शेयर है। आज 100 पॉइंट नीचे खुलते हैं वो बैकफुट पर है। उन्हें अपनी लॉन्ग पोजीशन में जो पुट राइटिंग की हुई है उसमें रिस्क है ग्लोबल मार्केट को देखते हुए, इसलिए बिकवाली का दबाव बनेगा। और 17,600 को अगर हम बिकवाली के दबाव की वजह से रोक ना पाएं, तो फिर 17,700 के पुट राइटर्स अपनी पोजीशन कम करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में 17,550, 17,525, यानी 50 से 75 पॉइंट निफ्टी और गिर सकता है, यानी कि करीबन आप मान के चलो 150 से 250 पॉइंट, और वहां से आपको खरीदारी और रिकवरी के संकेत ढूंढने आने शुरू होंगे। तो आइडियल ट्रेडिंग पैटर्न ये हो सकता है, आप 17,600 के आसपास खुलें, थोड़ा नीचे फिसलें, थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग आए और बिकवाली आए, 17,500, 525, 550 इस रेंज में पहुंचे, वहां पर हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी खरीदारी और उसके बाद रिकवरी। ये वायदा कारोबार के डेटा में लिख रहा है। मैं मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं कर रहा, मतलब ऐसा कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ, डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। ये हो सकता है जो डेटा बता रहे हैं। अब आइए बैंक निफ्टी, 37,500 मेक और ब्रेक लेवल है, उसके नीचे ही खुलेंगे आप, उसके बेहद करीब बंद हुए हैं, और 37,500 के नीचे जाते हैं आपको थोड़ी जो पुट राइटिंग हुई है बैंक निफ्टी में, तेजी की पोजीशन बनी है, उसके कम होने का खतरा है। अगला सपोर्ट बड़ा नहीं, छोटा ही है, लेकिन वो 37,000 के आसपास का। बैंक निफ्टी में डेटा थोड़े कम है, इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार से और बताना नहीं चाहता, लेवल्स में आपको दे चुका हूँ।
तो ये है आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और बात क्लियर है। रिकवरी भी आपको थोड़ी दिख रही है। अगर गैप डाउन दिखता है, निचले स्तरों पर बाजार आते हैं तो फिर अच्छा आपके लिए खरीदारी का मौका बन सकता है। पीसीआर से भी आपको कंफर्ट आते हुए दिखेगा। चलिए, बाजार पर तो हमारी नजर है और सारे लेवल्स भी आपको अनिल जी ने बता दिए हैं, पर कौन से स्टॉक्स हैं जो एक्शन दिखा सकते हैं, साथ ही ब्रोकरेजेस की कहां पर है नजर, आइए जानते हैं वरुण, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष के साथ। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं, आज तो ढेरों ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स है आज बाजार के लिए और काफ़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जहां पे आपको नजर रखनी है। ट्रिगर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो भारतीय एयरटेल राइट इशू खोलेगा। 39.22 करोड़ शेयर्स के राइट इशू के जरिए कंपनी जो है 21,000 करोड़ जुटाने वाली है। तो और जो प्राइस है वो 535 रुपीज़ का है। तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। एंटाइटलमेंट रेशियो जो है 14 शेयर पे 1 शेयर के आसपास का है। इसके अलावा एरिक्सन के साथ ये कंपनी जो है 1 बजे पीसी करने वाली है। तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। इसके लिए भारतीय एयरटेल पे नजर रखेगा। रेमंड, यहाँ पे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस कंपनी की प्रेस ब्रीफिंग करने वाले हैं। स्ट्रैटेजिक बिजनेस अपडेट देंगे रियल एस्टेट कारोबार को लेके। 12 बजे ये जो ब्रीफिंग है वो होने वाली है। HDFC बैंक, यहाँ पे 12:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग है। फेस्टिवल सीजन को लेकर कुछ ऐलान ये कंपनी कर सकती है। तो तमाम प्रेस ब्रीफिंग है जहाँ पे आपको नजर रखनी है। सुप्रीम कोर्ट में वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस मामले पे जो है वो सुनवाई होने वाली है। तो जितने टेलीकॉम स्पेस की कंपनी है वहाँ पे नजर रखेगा। और स्टार सीमेंट, इस कंपनी का जो बायबैक है वो बंद होगा। बायबैक का प्राइस जो है वो 150 रुपये प्रति शेयर का है। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों ट्रिगर्स आज के ट्रेड के लिए जहां पर आपको रखनी है नजर। देवांशी, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सी खबरें हैं आज। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर आपको फोकस करके चलना है, क्योंकि एक्सा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में ब्लॉक डील के जरिए करीब 3.5% हिस्सा बेचने की योजना है। 1497 रुपीज से लेके 1576 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर यह ब्लॉक डील हो सकती है। कुल डील की जो साइज है वो 2620 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि आप देखिए जो प्राइस तय की गई है वो 0 to 5% के डिस्काउंट पर है। इसके साथ ही गोकुलदास एक्सपोर्ट पर नजर रखें, जहां पे कल शाम को QIP खोलने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। फ्लो प्राइस 194 रुपीज 58 पैसे प्रति शेयर पर तय किया गया है, जो कि कल के क्लोजिंग से डिस्काउंट पर है। और साथ ही इनका यह भी कहना है कि जो फ्लो प्राइस है उस पर अतिरिक्त 5% का डिस्काउंट भी कंपनी दे सकती है। 7 अक्टूबर को फाइनल प्राइस और साथ ही जो फाइनल साइज है उस पर बोर्ड फैसला लेती हुई दिखेगी। MGL कंपनी ने CNG और PNG दोनों की जो कीमतें हैं वो 2 रुपए से बढ़ा दी हैं। और साथ ही HDFC बैंक के Q2 के जो बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिखे हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। इस बार आप देखिए डबल डिजिट गेन्स होते हुए दिखे हैं, मार्केट शेयर गेन होता हुआ दिखा है। उनकी जो कुल डिपॉजिट्स हैं उसमें 14% तक की बढ़त सालाना आधार पर आती हुई दिखी है। इसमें भी आप अगर एडवांसेस देखें या जो लोन ग्रोथ है वो इस साल 15.5% पर सालाना आधार पर बढ़ती हुई दिखी है। तिमाही आधार पर 4.5% तक की बढ़त आती हुई दिखी है। और उसमें भी जो रिटेल लोन्स हैं उसमें 13% तक की बढ़त सालाना आधार पर देखने मिली है। M&M फाइनेंस, यहाँ से भी नंबर्स काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं। इस बार उनके जो कुल डिस्बर्समेंट्स हैं उसमें YOY बेसिस पर 60% तक की बढ़त है और क्वार्टर बेसिस पर भी 67% तक की बढ़त देखने मिली है। इसके साथ ही इनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो इस बार 100% पे आता हुआ दिखा है, 97% से बढ़कर। और साथ ही कंपनी का ये भी कहना है कि आने वाली जो तिमाही है उसमें फेस्टिव सीजन का जो इम्पैक्ट है वो देखने मिलेगा। कलेक्शन एफिशिएंसी में भी काफी अच्छा जो सुधार है वो देखने मिल सकता है। NPAs यहाँ से कम होते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल, तो M&M फाइनेंस की तरफ से भी दमदार अपडेट आते हुए दिख रहे हैं। बाकी भी काफ़ी सारे बढ़िया अपडेट्स हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और HDFC बैंक पर भी रखिए नज़र, क्योंकि यहाँ पर भी आपको अपडेट्स आते हुए दिखे हैं जो काफ़ी बढ़िया रहे हैं। तो ये भी एक और काउंटर है जो आपकी फोकस लिस्ट में होना चाहिए। आइए कुछ और खबरें जो मानसी के पास हैं ये भी जानना ज़रूरी है। मानसी, बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपांशु। हिंदुस्तान जिंक, वेदांता दोनों कंपनियों के Q2 बिजनेस अपडेट्स आए हैं। इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन फिगर्स मैं आपके सामने रख रही हूँ। हिंदुस्तान जिंक कंपनी का माइन मेटल प्रोडक्शन जो है 2,48,000 टन पर गया है, जो कि 4% सालाना आधार पर और 12% तिमाही आधार पर बढ़त है। इंटीग्रेटेड मेटल प्रोडक्शन यहाँ पर हमने देखा है 2,09,000 टन पर गया है। यहाँ पर 12% की गिरावट देखने को मिल रही है सालाना आधार पर। जिंक प्रोडक्शन 1,62,000 टन पर गया है, 10% की गिरावट हम देख रहे हैं सालाना आधार पर। 14% की गिरावट है तिमाही आधार पर यहाँ पर। इसके अलावा वेदांता Q2 बिजनेस अपडेट, टोटल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन 5,70,000 टन पर जाता हुआ दिखा है, 21% की यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। एल्यूमिना प्रोडक्शन में 11% की बढ़त है सालाना आधार पर। वहीं माइन मेटल प्रोडक्शन 2,48,000 टन पर जाकर
4% की बढ़त सालाना आधार पर और 12% की बढ़त तिमाही आधार पर दिखा रहा है। इसके अलावा रामकृष्ण फोर्जिंग्स एमएनएम फोर्जिंग्स डीएनए एक्सेल पर फोकस रखेगा। नॉर्थ अमेरिका क्लास 8 ट्रक ऑर्डर्स में 11.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस और 28.7% मंथ ऑन मंथ बेसिस पर यहां पर बढ़त देखने को मिली है। नॉर्थ अमेरिका क्लास 8 ट्रक की बिक्री जो है 28,100 यूनिट्स पर रही है। यूफिक बायोसाइंसेज यहां पर कंपनी को बोर्ड से 200 करोड़ के केपिक्स को मंजूरी मिली है। नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए 180 करोड़ का खर्च कंपनी करने जा रही है। मध्य प्रदेश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी में 20 करोड़ के केपिक्स करेगी। मौजूदा कैपेसिटी बढ़ाने की कंपनी की योजना है। और अंत में पीवीआर और नजारा टेक्नोलॉजीज दोनों कंपनियों के लिए पॉजिटिव खबर है। पीवीआर ने नजारा टेक्नोलॉजीज के नॉडविन गेमिंग के साथ एक करार किया है। 2018 में नजारा टेक्नोलॉजीज में 50% से ज्यादा का निवेश उन्होंने किया था। अब पीवीआर के स्क्रीन्स पर लाइव गेमिंग टूर्नामेंट स्क्रीन करने के लिए फिलहाल करार किया गया है और लाइव इन सिनेमा जो है ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का प्रदर्शन यहाँ पर पीवीआर नजारा टेक्नोलॉजीज के लिए करेगा। बिल्कुल, तो बड़ा करार पीवीआर नजारा टेक के बीच में। नजर रखिए दोनों काउंटर्स पर, और भी ढेरों खबरें हैं, पर खबरें यहीं पर खत्म नहीं होती हैं। वरुण, कुछ और खबरें आपके पास हैं, बताएं इनके बारे में। डेफिनेटली दीप। तो सबसे पहले JSW एनर्जी इस कंपनी ने सेनवियन इंडिया के साथ एक करार किया है। बेसिकली रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स के लिए 591 मेगावाट्स के ऑन शोर विंड टर्बाइन प्रोक्योर करने के लिए इस कंपनी के साथ करार किया है। मेटलाइफ जो है उसकी PNB मेटलाइफ इंश्योरेंस में हिस्सा बढ़ाने की योजना है। एल्प्रो इंटरनेशनल और IGE इंडिया का कुल मिलाकर 15.27% हिस्सा जो है वो ये कंपनी खरीदने वाली है। मेटलाइफ ने एल्प्रो इंडिया इंटरनेशनल और IG के साथ हिस्सा खरीदने के लिए करार जो है वो ऑलरेडी कर लिया है। मेटलाइफ का कुल हिस्सा जो है वो बढ़कर 47.32% के आसपास होने वाला है। तो इसके लिए एल्प्रो जैसे कंपनी जो है वहाँ पे आप नज़र रखिएगा। इसके अलावा कोल मंत्रालय ने 2021-22 एजेंडा डॉक्यूमेंट जो है वो उसको इन्होंने फाइनल किया है और इसमें इन्होंने कुछ बातें की है। इसमें सबसे पहले तो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल पे फोकस करने को कहा गया है। वहीं 2024 तक 1 बिलियन टन के आसपास का कोयला प्रोडक्शन जो है उसका लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ कोल इंडिया को कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है उसमें कंपनी फोकस करे, उसमें कंपनी एक्सपांड करे। तो देखना होगा इसका कितना इम्पैक्ट कोल इंडिया पे देखने मिलता है। श्री इंफ्रा ग्रुप कंपनीज और खासकर बैंक्स जो है जैसे कि एक्सिस बैंक, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, इनको अपने रडार पर रखेगा क्योंकि RBI ने श्री इंफ्रा और श्री इक्विपमेंट फाइनेंस की जो बोर्ड है उसको सुपरसीड कर लिया है। जाहिर सी बात है श्री ग्रुप के साथ जो डिफॉल्ट के कंसर्न्स थे, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंसर्न्स थे, उसके चलते RBI ने इसको सुपरसीड किया और राजेश शर्मा जी जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एक CGM थे उनको एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है यहाँ पे। और सबसे आखिरी में पिरामल एंटरप्राइजेस, यहाँ पे LIC ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। 47.9 लाख शेयर्स यानी कि करीब 2% के आसपास का हिस्सा जो है 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में LIC की तरफ से बेचा गया है। ओके, तो पिरामल एंटरप्राइजेस रखिए नजर। थोड़ी LIC ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है यहाँ पर इसके अलावा ढेरों और काउंटर्स हैं जो फोकस में रहेंगे। आइए नजर डालते हैं आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही है आज की। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर जेफरीज की तरफ से काफी बढ़िया रिपोर्ट आई है जहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 2100 से बढ़ाकर 2340 रुपए कर दिया है। 1991 की कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि SME कारोबार में काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट माइक्रो फाइनेंस और गोल्ड लेंडिंग में भी अगर आप देखें तो ग्रोथ काफी बढ़िया है जिसके चलते भरोसा बढ़ा है और टारगेट प्राइस भी इंक्रीज किया गया है। मारुति यहाँ पर भी जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 8,600 रुपए के लक्ष्य के लिए 7,170 रुपए की कल की क्लोजिंग है। हालांकि कमेंट्री अगर आप देखें तो थोड़ी सी मिली जुली है, कह रहे कि चिप शॉर्टेज है, मेटल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इसका एक असर देखने को मिलेगा। लेकिन इस एक और बात ये भी कह रहे हैं कि PV डिमांड ऑलरेडी स्ट्रांग है, रिप्लेसमेंट साइकिल जो शुरुआत होने वाली उसका एक और फायदा देखने को मिलेगा और कंपनी जो है लगातार कीमतें भी बढ़ा रही है। तो मार्जिन पर जो कीमतें बढ़त का असर है, मेटल्स की कीमतों के बढ़त का असर वो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। कोल इंडिया यहाँ पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है 140 रुपए से बढ़ाकर 185 रुपए कर दिया है। करीब करीब 190 के आसपास की कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि जो कोल की शॉर्टेज है देश में, इसके चलते जो ई ऑक्शन प्रीमियम है इसमें एक बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी।
टाटा कम्युनिकेशन सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य बढ़ाकर 1570 कर दिया। 1429 की कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स में अगर आप देखें तो आगे जाकर करीब 17% CAGR की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा गया है और लक्ष्य बढ़ा है। 2270 रुपये से बढ़ाकर 2925 रुपये का लक्ष्य दिया है। 2556 की कल की क्लोजिंग है। M&M पर मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 960 रुपये के लक्ष्य के लिए। बजाज ऑटो पर भी नजर रखिएगा क्योंकि यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से और लक्ष्य को बढ़ाकर जो है इन्होंने 4742 रुपये का दिया है। और अंत में SBI कार्ड जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1200 रुपये के लक्ष्य के लिए। 1072 की जो है कल की क्लोजिंग है। तो ढेरों रिपोर्ट्स हैं आपके लिए। ये है वो तमाम, जी हाँ, ये है वो सारी रिपोर्ट जिन पर रखिएगा फोकस और इस फोकस के साथ साथ फोकस करिए शुगर शेयरों पर। एक खबर आती हुई दिख रही, शुगर एक्सपोर्ट को लेकर DGFT की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और यहाँ पर शुगर एक्सपोर्ट से रिलेटेड 1 अक्टूबर से लेकर अगले साल 30 सितंबर तक यानी कि 1 साल तक यूरोपियन यूनियन को कितना शुगर एक्सपोर्ट किया जा सकता है इसका कोटा जारी हुआ है। टैरिफ रेट कोटा TRQ जिसे कहते हैं वो जारी हो चुका है और उसके चलते हुए 5800 टन से ज़्यादा चीनी यूरोप के देशों को एक्सपोर्ट की जाएगी। ये खबर शुगर कंपनियों के लिए। आइए स्वागत करते हैं हमारे सारे मेहमानों का। आज है मंगलवार, लेते हैं हमारे सारे एक्सपर्ट से उनकी दमदार और बेहतरीन पिक्स। आप सबका स्वागत है। सबसे स्मार्ट, सबसे सुपर हिट हमारे सुमित जी आज सुबह सुबह हमारे साथ हैं तैयार। शुरुआत सुमित जी आप ही कीजिए, यंगेस्ट चैप। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मेरे को लग रहा है कि मार्केट्स में आज कुछ छोटा मोटा गिरावट आता है तो उसमें खरीदारी करें। आने वाले दिनों में यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो आज मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो स्टॉक लेना चाहिए वो है मारुति के अंदर एक करेक्शन के बाद अब यहाँ से एक ऊपर का मूव स्टार्ट होना चाहिए। मारुति के अंदर पिछले कुछ दिनों में हमने एक तेजी देखी, फिर साइडवेज मूव देखा। अब मेरे को लग रहा है कि यहाँ से वापस एक अच्छा अपसाइड मूव ऊपर में देखने को मिल सकता है। तो मारुति के अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। यहाँ से कम 150 से 250 रुपए का अपसाइड मूव ऊपर में मारुति में देखने को मिलना चाहिए। यानी 7300 से लेके 7400 तक का मूव मारुति में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। और नीचे में 7050 के आसपास का सपोर्ट है, तो 7050 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें 7300 7400 के टारगेट्स के लिए। ओके, 7400 तक की यात्रा करेगा मारुति। मंगलवार का दिन, मारुति का दिन, खरीदारी करने की राय। आइए अब बढ़ते हैं कुणाल जी की तरफ आगे। कुणाल जी सुप्रभात। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, मैंने तो पिक ऑफ द डे कल ही दे दी थी, ONGC पर खरीदारी की राय दी थी। आज आप उसमें बड़ा गैप अप देखेंगे तेल की तेजी के बाद। और अनिल जी आज की खरीदारी की राय है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका चार्ट आप देखें तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है। एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है, ब्रेकआउट का इंतजार है। और आज क्योंकि बाजार का मूड थोड़ा खराब है शुरुआत में, तो आपको थोड़े नीचे के लेवल्स पर स्टेट बैंक मिल जाएगा, वहां पर इसको खरीदारी करने की मेरी राय है। मेरी राय में अनिल जी जो बड़ा सपोर्ट है वो 455 के आसपास है, वहां पर एक स्टॉप लॉस रखें 9 रुपए नीचे। और जैसे ही स्टॉक 465 को पार करेगा इसमें आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी और मेरा लक्ष्य 485 रुपए का है। तो 485 के टारगेट के लिए बाय करें, 455 पर स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई खरीदारी करने के लिए। आज से SBI में खरीदारी करने की राय है कुणाल जी की तरफ से। बंसल जी आप क्या खरीदेंगे? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो अनिल जी छोटा सा अपडेट है, करेक्शन है। वो कुणाल जी का जो गुनाह है ONGC की कॉल का, उसमें मैं भी शामिल हूं। तो हम दोनों की अनिल जी पिक ऑफ द डे थी। और आज अनिल जी जो मैं पिक ऑफ द डे निकाल के लाया हूं वो ऑन पॉपुलर डिमांड है। और पॉपुलर डिमांड है आपकी अनिल जी, काफी टाइम से आप कंप्लेंट कर रहे हैं, तो मैंने इसलिए अनिल जी मेल भी नहीं करा ताकि किसी को मालूम नहीं हो। तो अनिल जी गैस करेंगे आपकी पॉपुलर डिमांड क्या थी? वो है मेरी पिक ऑफ द डे उसके ऊपर। डिमांड नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। देखिए अनिल जी काफी समय से आप कंप्लेंट कर रहे थे कि गोल्ड सिल्वर क्रूड पे कॉल नहीं दे रहे हैं। तो मेरी खरीदारी की राय है क्रूड पे, क्रूड कच्चे तेल को खरीदना है। वहां बड़ी वाली नेकलाइन टूट गई है, तो नाइमेक्स क्रूड कभी भी 78, 77.5 करेक्शन पे खरीदना है। 78, 77.5 आ जाए
तब यहाँ पर एमसीएक्स में क्रूड खरीदे 5500 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट है 6325 पहला टारगेट है, 6490 दूसरा टारगेट है, और ये एकदम एक्चुअल टारगेट्स निकाले हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं करी है इनके साथ। ओके, क्या बात है, कच्चा तेल खरीदने की राय, गजब, वाह भाई बंसल जी, कमाल कर दिया। आइए शर्मा साहब भी हमारे साथ हैं। शर्मा साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका पसंदीदा शेयर आज के लिए। जी, आज का पसंदीदा शेयर मेरे लिस्ट में पहले से, मैं आपको रिकमेंड आपके शो पे 7:30 के शो पे फंडामेंटली उसको रिकमेंड भी कर चुका हूँ। और आज आपके जो एंकर्स ने जो समाचार सुनाए हैं वो ऑब्वियसली उत्साहवर्धक हैं, और वो कंपनी है M&M फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जिस कंपनी की जो रिकवरी रेट है वो 80% चली गई थी, वो अब 100% पर आ गई है पिछले महीने में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तिहाई है, ये क्वार्टर बड़ा अच्छा आने वाला है। तो उस दृष्टि से इसको इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से स्टॉक को लिया जाए। और आज क्योंकि मौसम थोड़ा सा खराब है, बूंदाबांदी हो सकती है, तो ऐसे माहौल के अंदर आप फिसल सकते हैं, स्टॉक थोड़ा नीचे गिर सकता है, कोई इशू नहीं, आप थोड़ा इसको टुकड़ों में लीजिए। पर मैं नहीं समझता कि इस करंट लेवल जो है वहाँ से 10-15 रुपए से ज़्यादा गिरने की आशंकाएं आगे चल के हों। तो आप इस रेंज में बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं और ये आपको अच्छे नतीजे देगा। ओके, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में खरीदारी करने की राय, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, माफ कीजिएगा, वहां पर खरीदारी करने की राय है शर्मा साहब की तरफ से। आइए मुदित जी भी हमारे साथ तैयार है, मुदित गोयल साहब। मुदित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल, देखिए पिक ऑफ द डे में अब बात यही करेंगे कि मार्केट में एक बार थोड़ा सा आज के सेशन में करेक्शन देखने को मिलता है, तो डिप में ही बाई करने की सलाह होगी। जो पिक ऑफ द डे के लिए स्टॉक मैंने चुना है उसका नाम है SBI लाइफ। SBI लाइफ इंश्योरेंस को यहाँ पर बाय करने की सलाह दे रहे हैं। एक कंटिन्यूएशन ट्रायंगल पैटर्न इस काउंटर ने बनाया, उसका ब्रेकआउट कल के सेशन में आ गया था। आज मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो डिप में बाय करेंगे। टारगेट बनेंगे 1260 के, स्टॉप लॉस रहेगा 1210 का। 1210 के स्टॉप लॉस के साथ SBI लाइफ में खरीदारी करने की राय मोदी जी की तरफ से। और किरण जी भी तैयार है अपनी बेहतरीन पिक के साथ। किरण जी सुप्रभात। अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग। मेरा ये मानना है कि अभी फेस्टिव सीजन 2 दिन के बाद चालू हो जाने वाला है, तो मेरा मानना है कि जो बाय करना है वो है अरविंद लिमिटेड। अरविंद लिमिटेड 102 रुपए 80 पैसे के क्लोजिंग आई है। 99 रुपीज 30 पैसे का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 110 113 ये दो टारगेट्स आज के सत्र में देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय किरण जी की तरफ से। अरविंद कल कुणाल जी आपने पसंद किया था क्या अरविंद कल? बिल्कुल अनिल जी, कल मैंने और राकेश जी ने अरविंद पर खरीदारी की राय दी थी अनिल जी। तो बड़ा शानदार ब्रेकआउट है और पूरी तरह से सहमत है किरण जी के साथ, आज भी तेजी बनते हुए दिखेंगे। तो धन्यवाद कौन देगा किरण जी? किरण जी चलो कोई बात नहीं, कुणाल जी राकेश जी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद उनकी बात को आगे बढ़ाने के लिए, उनका स्टॉक आगे बढ़ाने के लिए। और तो मुझे पता था, मैंने आपको पूछा कि आपने बोला था तो मुझे तो मालूम ही था, मैं सोचा आप समझ जाएंगे इशारा। किरण जी का दिल टूट गया, पूछो किरण जी को। क्यों किरण जी? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, राकेश कुणाल जी इन दोनों ने तो धन्यवाद देना ही चाहिए था। अनिल जी आज कुणाल जी आपके थोड़े ग्रह नक्षत्र मुझे ठीक नहीं दिख रहे कुणाल जी। पहले तो बंसल जी ने पहले तो बंसल जी ने पहले ही बोल दिया, मैं पूरा नोटिस कर रहा हूँ। पहले बंसल जी ने कहा कि देखिए वो ONGC सिर्फ कुणाल जी की पिक नहीं है, मेरी भी है। वहाँ पे बंसल जी का मतभेद मनभेद दिख गया। इधर किरण जी ने भी बोल दिया, बुरा मान गए। कुणाल जी आज सावधान है ना, खास तौर से घर से ही शो कर रहे हैं। आज आप स्टूडियो में नहीं है मेरे साथ में, इसलिए आपको सावधानी और ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। आइए बढ़ते आगे, ढेर सारे स्टॉक्स और एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। टेक्सटाइल स्टॉक्स की बात चलिए तो एक और स्टॉक है गोकुलदास एक्सपोर्ट। सुमित जी चार्ट देखिए, राय दीजिए। QIP खुल रहा है इस स्टॉक का 194 रुपये 60 पैसे के आसपास प्राइस तय किए, डिस्काउंट है 5% का। बताएं किन लेवल्स के आसपास आए बाजार के करेक्शन और QIP के साथ, तो गोकुलदास एक्सपोर्ट में निवेश के लिए अच्छा एंट्री पॉइंट बताएं।
अनिल जी 195 से 200 रुपए के आसपास कोई भी डिप मिलता है स्टॉक के अंदर तो गोकेक्स गोकुलदा एक्सपोर्ट के अंदर खरीदारी करें। स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल मजबूत है, स्टॉक तेजी दिखाने के बाद साइडवेज ट्रेड कर रहा है और ये साइडवेज ट्रेड का ब्रेकआउट आएगा 215 के ऊपर। तो कोई भी डिप अगर 200 रुपए तक आता है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। 215 का लेवल ऊपर में टूटेगा, उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम बनेगा और फिर 230 से लेके 240 तक का मूव शॉर्ट टर्म में ही गोकुलदा एक्सपोर्ट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो डिप्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो डिप्स पर खरीदारी की राय है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। ये है एक काउंटर जहां पर आपको रखनी है नजर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इस पर भी रहेगा फोकस क्योंकि एक्सा यहां पर अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने वाला है। करीब 3% की हिस्सेदारी उनकी बनती है, 2.25 करोड़ शेयर्स, 3.5% की माफ कीजिएगा हिस्सेदारी बनती है जो वो बेचने वाले हैं। शर्मा साहब, आप ट्रैक करते हैं इस काउंटर को। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड डिस्काउंट पर डील होने वाली है, करीब 5% तक का फाइनल डिस्काउंट रह सकता है। अगर डिप पर मिले तो आपकी क्या राय रहेगी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर? मेरे ख्याल से ये जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज हैं, ये जैसे जैसे लोगों का व्हीकुलर ट्रैफिक बढ़ेगा तो ये सब कुछ इसके अंदर अच्छा खासा आगे चल के ग्रोथ होगा। तो ये एक खुलते हुए मौसम के हिसाब से भी एक अच्छा पिक हो सकता है। और इसको नीचे के लेवल पे, क्योंकि अक्सर जो शेयर्स चेंज होते हैं नीचे के लेवल पे, तो वहाँ पे इसको बिल्कुल लिया जा सकता है। पर मेरा हिसाब से अगर आपको इसी तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और आईसीआईसीआई की सब्सिडी में करना है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप वो स्टॉक भी मेरे कवरेज में नहीं है तो मैं उसको जिक्र नहीं करूँगा। तो इसको बिल्कुल लिया जा सकता है सर नीचे के लेवल पे, और ये इकोनॉमी के साथ साथ ग्रो करेगा और इकोनॉमी से बेहतर रेट से ग्रो करेगा इस सेक्टर। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जहां पर आज एक बड़ी डील की तैयारी। एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। सिरिंज एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लग चुका है। डीजीएफटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो अब तत्काल प्रभाव से एक प्रतिबंध लगा है। हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, बताने के लिए पूरी खबर। अनुराग, बताइए। देखिए, सिरिंज एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के लिए बुरी खबर है। डीजीएफटी ने नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें कहा है कि सिरिंज एक्सपोर्ट पे इमीडिएट प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है और उसमें निडल वाली सिरिंज और निडललेस सिरिंज यानी सुई सहित और बिना सुई वाली जो सिरिंज है उनके ऊपर रोक लगाने की अनुमोदन किया और इसकी अधिसूचना जारी हुई है। जिस तरह से मैं आंकड़ों में बताना चाहूंगा कि 2020-21 के अंदर सिरिंज का एक्सपोर्ट था वो $4.6 करोड़ का था और चालू वित्त वर्ष में ये जो है वो करीब $2.25 करोड़ का है। तो ये जो एक बड़ी खबर है सिरिंज एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के लिए, उनके लिए एक बुरी खबर है जिसपे इमीडिएट प्रभाव से जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। किन कंपनियों पर ये असर पड़ेगा? जो आपने एक अनुराग बात अच्छी बताई कि दोनों निडल वाली और बिना निडल वाली दोनों सिरिंज पर, तो निडल वाली तो तकलीफ देने वाली, अगर वो एक्सपोर्ट हो भी जाए तो दिक्कत नहीं, बिना निडल वाली अगर एक्सपोर्ट ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो बैन लगा है, इनसे किन कंपनियों पर असर पड़ेगा, जरा बताइए। देखिए, जो सबसे बड़ा भारत के अंदर निर्माता एक जो कंपनी है जो सबसे बड़े स्केल पे सिरिंज बनाती है वो हिंदुस्तान सिरिंजेस एंड मेडिकल डिवाइसेस, तो ये सबसे बड़ी कंपनी है। तो और ये बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट भी करती है, तो इस कंपनी पे जो है बड़ा असर होते हुए दिख रहा है। तो ये है सिरिंज बनाने वाली कंपनियों के लिए खराब खबर, और जिनमें लिस्टेड कंपनियों में एक तरह से आप कह सकते हैं पॉली मेडिक्योर जो काफ़ी एक्सपोर्ट करता है सिरिंजेस, उनके लिए शायद ये उतनी अच्छी खबर नहीं, खराब खबर आप एक तरह से कह सकते हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन आज भरपूर रहने वाला है उन पर भी फोकस करें, जान लें। एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर मुदीर जी जरा चार्ट देखिए, राय दीजिए। अच्छे नंबर्स आए इनके क्वार्टरली अपडेट। लोन की जो ग्रोथ है वो तिमाही दर तिमाही 4.5% बढ़ी है, साल दर साल 15% अच्छी मानी जाएगी। बाकी सारे पैरामीटर्स पे भी नंबर्स बढ़िया दिख रहे हैं। तो जरा बताइए एचडीएफसी बैंक कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स? ये चार्ट्स पॉजिटिव ही साउंड कर रहे हैं, नो डाउट। लास्ट 4-5 सेशन से जरूर कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन में भी जो बाइसनेस है वो पॉजिटिव साइड ही नजर आ रही है। तो चार्टिकली जब तक 1560 के लेवल को ये काउंटर होल्ड करता है और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, जब तक हर डिप में बाय करने की सलाह होगी। हमें लगता है पहला टारगेट यहाँ से 1620 का होगा। 1620 के बाद 1645 तक के अपसाइड मूव भी एचडीएफसी बैंक में नजर आएंगे। तो बाय ऑन डिप्स के काउंटर है, स्टॉप लॉस रहेगा 1560 का।
1560 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है HDFC बैंक में। इस स्टॉक पर भी आपको रखनी है नज़र। आज खबरों के लिहाज से जो स्टॉक्स और एक्शन में हैं उन पर भी एक बार समझ लिया जाए। MGL ये एक और स्टॉक है जिस पर किरण जी राय दीजिए। CNG और PNG के दाम 2 रुपये बढ़ाए, पता था बढ़ाने की तैयारी में, लेकिन फाइनली बढ़ाए। चार्ट पे कुछ दम है? अनिल जी, मीडियम टर्म आउटलुक अगर देखते हैं तो बिल्कुल दम देखने को मिलेगा, पर शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं है। इतने ही एक अच्छी बात है कि हम सपोर्ट्स के बहुत नजदीक है। सपोर्ट है 1050 1060 के आसपास, तो और क्लोजिंग है 1090। तो पोजिशनली अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है या आप बनाते हो तो आपका 1050 के नीचे के स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। और पोजिशनली मैं मानता हूँ 1155 1160 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, जो कि अगला नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। ओके, तो महानगर गैस, इस पर भी रखिए नजर। गैस के दामों में हम लगातार उछाल देख रहे हैं। कल भी नेचुरल गैस के दामों में बड़ा उछाल आते हुए दिखा था, कच्चे तेल में भी बड़ा उछाल है। तो कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक्स सेक्टर्स आपके फोकस लिस्ट में रहने चाहिए। कुछ और काउंटर्स जो रख रहे हैं आपको फोकस लिस्ट में आज के लिए। PVR, इस पर हमने कल एक बड़ा रिवाइवल आते हुए देखा था। मुद्दे जी, क्या करना चाहिए PVR के साथ? कल 3% ऊपर था, आज नजारा टेक के साथ इन्होंने टाई अप भी किया है, फोकस में फिर से आते हुए दिखेगा। चार्ट्स क्या कह रही हैं सर? दीपांशु जी, चार्ट तो बड़े पॉजिटिव हैं और कहीं कोई करेक्शन इस काउंटर में देखने को नहीं मिल रही है। और कल जिस तरह का ब्रेकआउट हुआ है, फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है, वो तो यही दर्शा रहा है। यहाँ से अगर हम थोड़े बड़े टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट यहाँ से 1800 का बनेगा और उसके बाद 1870 तक के अपसाइड मूव PVR में नजर आएंगे। तो बाय ऑन डिप्स का ही काउंटर है। जिस तरह के चार्ट बन रहे हैं, स्टॉप लॉस बनेगा 1600 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की भी सलाह दे रहे हैं। कोई डिप आता है बाय करके चलेंगे 1800 1870 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो PVR पर रखिए नजर, फोकस लिस्ट में है। एक तो रीओपनिंग प्ले भी है और साथ ही नजारा के साथ इन्होंने टाई अप भी किया है। आइए, वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वागले साहब, गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। दीपांशु गुड मॉर्निंग, अनिल जी गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है सीमेंस, जिसमें कल एक अच्छा वाला ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है आज मूव कंटिन्यू होनी चाहिए। 2226.27 का बंद है, मेरा 2200 का स्टॉप लॉस होगा और 2300 तक की अपसाइड में आज के दिन में देख रहा हूँ। ओके, 2300 तक की अपसाइड के लिए खरीदारी करें सीमेंस पर। कल ये वाला भी काउंटर आपको फोकस में आते हुए दिखा था। पावर से जुड़े काफ़ी सारे सेक्टर्स फोकस में, पावर इक्विपमेंट बनाने वाली और कैपिटल गुड्स कंपनीज भी आपकी फोकस लिस्ट में होनी चाहिए। पर हम PVR की बात कर रहे थे, उनका टाई अप रहा है नज़ारा टेक के साथ। नज़ारा पर राय दें अपनी सुमित जी। चार्ट तो वैसे लिस्टिंग के बाद से वन वे मूवी दिखाती हुई दिखी है, कल एकदम सपाट था ट्रेड में। क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके लिए? लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलने का ही सलाह रहेगा दीपांशु। स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत ही है। 2350 के ऊपर निकलने के बाद 2450 से 2500 रुपए तक के लेवल नजारा में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक का मोमेंटम बिल्कुल स्ट्रांग है। और नीचे में जो स्टॉक का चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 2270 2275 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो पोजीशंस होल्ड करें। 2450 से 2500 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में इसके भी ऊपर के लेवल नजारा में देखने को मिलेंगे। होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, तो होल्ड करके चलनी है नजारा टेक्नोलॉजीज। नजर रखे इस चार्ट पर भी। शर्मा साहब, पीरामल एंटरप्राइजेस पर आपकी कोई राय सर, कोई कवरेज? क्योंकि DHFL का एक्विजिशन पूरा कर दिया है तो एक बड़ा रिटेल हाउसिंग फाइनेंस पोर्टफोलियो इन्हें मिल गया है। पर खबर आ रही है कि पिछले 3-4 दिनों में LIC ने करीब 2% हिस्सेदारी घटाई है। हालांकि स्टॉक में हमने बढ़िया तेजी देखी है। क्या राय है सर पीरामल पर? ये मेरे ख्याल से जो भी इसमें खराबी की जो न्यूज़ थी वो निकल चुकी है और इसके जो क्रीजेस थे उसने आयरन आउट कर लिए हैं। रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा करेगा, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। तो ऐसे वक्त के अंदर अगर LIC अगर अपना स्टॉक बेचता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क ये जरूर खड़ा होता है कि क्यों ये बेच रहा है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि स्टॉक अल्टीमेटली प्राइस में सब कुछ होता है। तो प्राइस अगर नहीं गिरती है तो किसी प्रकार से कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर अगर आप ऑब्वियसली मार्केट के हिसाब से सब स्टॉक्स पे फर्क पड़ेगा, गिरता है तो ये भी गिरेगा। लेकिन अंततः इसके अंदर फिलहाल कोई खराबी ऐसी नहीं दिखती कि आप अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक्स को बेचने जाएं। गिरावट पे इसको लिया जा सकता है। गिरावट पर इसको लिया जा सकता है। अब मौका कब मिलेगा वही बात है। LIC ने थोड़े तेजी में अपनी हिस्सेदारी घटाई है, बट स्टॉक बढ़िया एक्शन में है। और अनिल जी तो लगातार आपको कह ही रहे हैं कि फंडामेंटली और पोजिशनली इस पर रखिए नजर, आगे और बड़ी गेन्स आ सकती हैं। ऐसे ही ढेरों और स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। हांगकांग के बाजार पूरी तरह रिकवर होकर पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स, नास्डैक पे अच्छी रिकवरी और SGX निफ्टी भी बस अब 0.5% ही नीचे बचा है।